हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जीएस क्लासेस में। मैं हूँ वास्तिकता और मैं आज के इस वीडियो में लेकर के आई हूँ पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर, जो कि एमएस लक्ष्मीकांत की बुक का फर्स्ट लेसन है। लक्ष्मीकांत के बुक का फर्स्ट चैप्टर है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो ये देख लेते हैं। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में व्यापार करने आए थे। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी, जिसके कार्य अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक सीमित थे, 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 1858 में, यानी कि 1857 में सिपाही विद्रोह के बाद उसका जो परिणाम हुआ, ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षता अपने हाथों में ले लिया। यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक जारी रहा। ये देख लीजिए, तक जारी रहा। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत में एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। 1934 में एम एन राय के दिए गए सुझाव को अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। अब देख लीजिए, यहाँ से दो प्रश्न आपके बनते हैं। सबसे पहला, 1934 जो है, एम.एन. रॉय ने सबसे पहले सुझाव दिया था संविधान लाने का। संविधान लाने का सुझाव किसने दिया था? तो एम.एन. रॉय ने दिया था। ये प्रश्न आ चुके हैं कई बार परीक्षा में। और दूसरा देख लीजिए, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 को हुआ था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 को, 26 नवंबर 1946 को हुआ था। और दूसरा 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आ गया। ये तीन प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से 1858 तक का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 में इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। अब इसके अधिनियम की विशेषता देख लीजिए। अधिनियम की विशेषता से प्रश्न आते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, इस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल पद दे दिया गया। उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग थे। इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। ये तीनों विशेषताएं देख लीजिए, स्टेटमेंट वाइज पूछा गया है। सबसे पहले कि किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया? तो वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, ठीक है। दूसरा आप देख लीजिए, दूसरा कहा गया, इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। ये स्टेटमेंट भी पूछ लेता है। और तीसरा आपका, अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1974 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश को 3 अन्य मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये तीनों स्टेटमेंट आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इन तीनों स्टेटमेंट से जो तीनों विशेषताएं, अधिनियम की जो विशेषताएं, इनसे प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इससे भारत में इसके राज्यों से नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। अब नेक्स्ट देख लीजिए, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1773 का था, अब ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है। इसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया। इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए, प्रश्न यहाँ से पूछता है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से क्या जाना जाता है? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो था, इसे हम जानते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी। इसके बाद इसके अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में अस्तित्व में आया। इसकी विशेषताएं देख लीजिए। इस कंपनी के राजनैतिक वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। पृथक यानी कि अलग कर दिया गया। जो राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य थे उन्हें अलग अलग कर दिया गया।
इसके निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी गई, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंध के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन किया गया। इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राज्य गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। देख लीजिए यहाँ से प्रश्न, सिर्फ आप इसमें जो जो विशेषता है इनको आप एक बार देख लीजिएगा बस। पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। अब देख लीजिए पिट्स इंडिया एक्ट। अब 1833 का चार्टर अधिनियम, ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की विशेषता नियमानुसार थे। अधिनियम की विशेषता देख लीजिए, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। सबसे पहले 1773 का आपने देखा था, मैं यहाँ पे फिर से दिखा दूँ। 1773 में देख लीजिए, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दे दिया गया था। किसके तहत? 1773 एक्ट, ठीक है। ये देख लीजिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट जो है ये देख लीजिए 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट के तहत इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसमें जो थी, यहाँ से प्रश्न जो कि पूछे जाते हैं, इसे बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ निहित थीं। इस प्रकार इस अधिनियम से पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण हुआ जिसके ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब देख लीजिए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया। यानी कि जो मद्रास और बम्बई था, जो कि 1773 का एक्ट आप देख लीजिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट, आपको समझ में आ जाएगा, मैंने अभी बताया है। इसमें मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्तियों से वंचित कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरी ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानून को नियामक कानून कहा गया। इस कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। ये देख लीजिएगा 1833 का और 1773 का जो एक्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी दूसरी विशेषता देख लीजिए। अब 1853 में हम देख लेते हैं, सेकंड देख लीजिए आप। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक व्यापारिक निकाय के रूप में किए जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय, इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजाशाही के में आ गए। अब चौथा देख लीजिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। चार्टर एक्ट 1833 सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। इसमें कहा गया कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्ट के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। सिविल सेवा यानी कि यूपी पीसीएस, यूपीएससी जो भी सिविल सेवा है वो कहाँ से आया? तो वो चार्टर एक्ट 1833 से आया है। 1833 और 1773 का जो एक्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। मतलब जो 1773 से आप देख रहे हैं, मैंने रेगुलेटिंग एक्ट बताया, और ये 1853 ये ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की विशेषता देख लीजिए। अधिनियम की विशेषता सबसे पहले देख लीजिए, इसने पहली बार गवर्नर जनरल को परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए। इसे विधान पार्षद कहा गया। दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय यानी कि केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया गया।
इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दिए गए। जो इसके पहले का था, जो कि 1833 का था, उसमें खोला गया था, लेकिन इसको बाद में रद्द कर दिया गया था। लेकिन जो 1853 का है, इसमें सिविल सेवकों की भर्ती की खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था शुभारंभ कर दी गई और इसमें भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें कंपनी के शासक को विस्तारित कर दिया गया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया। इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन भी किसी समय समाप्त किया जा सकता था। इससे प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा के स्थानीय प्रांतियों द्वारा किया गया। अब ताज का शासन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये यहाँ से हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू होता है। टॉपिक ताज का शासन, जो कि 1857 के विद्रोह के बाद शुरू हुआ था। 1858 से 1947 तक हम पढ़ेंगे कल के वीडियो में। स्टूडेंट, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा।